डाइनिंग रूम की हवा में एक अजीब सा सुकून फैला हुआ था। देवराज खामोशी से सोफे पर पैर रखकर बैठा था। ऊंचा लंबा कद, चौड़ा सीना और कसरती बदन। काले कुर्ते पजामे में मलबूस वो किसी ठाकुर या बड़े जमींदार जैसा लग रहा था। उसके व्यक्तित्व में ऐसा रौब और दबदबा था कि सामने वाला नज़र उठाकर उसकी तरफ देख तक नहीं पाता था। गेहुआ रंग और चेहरे पर ऐसी गंभीरता थी कि पहली नज़र में ही कोई भी सहम जाए। वो भी कुछ देर पहले ही दिल्ली से वापस आया था। साल में 2 बार वो इस हवेली का रुख करता था और हर बार सिर्फ अपने पिता की खातिर, वरना गांव में आना उसके लिए उसकी शान के खिलाफ था। उसके सामने चाय का कप रखा हुआ था जो अभी थोड़ी देर पहले उसकी सौतेली बहन सोनिया रख कर गई थी, जिसे हाथ लगाना भी उसने ज़रूरी नहीं समझा था। वो देश का जाना माना बिजनेस टाइकून था जिसने कम उम्र में ही अपना बहुत बड़ा नाम कमा लिया था। इस वक्त उसका ध्यान कहीं और था। उसी दौरान तेज़ कदमों की आहट सुनाई दी और इशिता घबराई हुई अंदर दाखिल हुई। उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। वो सीधा कमरे में रखे सोफे के पीछे गई और झुककर कुछ ढूंढने लगी। वो इस कदर जल्दबाजी में थी कि उसे ये एहसास तक नहीं हुआ कि कमरे में कोई और भी मौजूद है। देवराज ने खामोश निगाहों से उसे देखा। उसके भोलेपन, उसके उलझे हुए अंदाज और चेहरे पर फैली घबराहट को वो गौर से देखता रहा। चंद लम्हों बाद इशिता ने सोफे के नीचे हाथ डाला और जल्दी से एक डायरी निकाल लिया। जैसे ही उसने चैन की सांस ली, देवराज ने हल्के से गला खंगारा। आवाज़ सुनते ही वो चौंक कर सीधी हुई। नज़र सामने बैठे देवराज पर पड़ी तो उसके चेहरे का रंग यकायक उड़ गया। फिर नज़र अपने हाथ में मौजूद डायरी पर गई और शर्मिंदगी से उसकी गर्दन झुक गई। चंद लम्हे वो पुतला बनी खड़ी रही, फिर जल्दी से सर हिलाकर नमस्ते किया। नमस्ते। देवराज ने एक सरसरी सी नज़र उस पर डाली। नमस्ते, बस इतना ही कहा था कि इशिता ने दोबारा उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं की और लगभग भागती हुई वहाँ से निकल गई। वो मासूम मोम की गुड़िया जैसी लड़की आज एक अजीब ही कशिश अपने अंदर लिए आई थी। देवराज की नज़रें कुछ देर बाद दरवाजे पर टिकी रहीं। वो अपनी ही पत्नी को पहचान नहीं पाया था। वो इतनी बड़ी हो गई थी, ये बात उसे सोच में डुबा गई। अभी वो अपने ख्यालों में गुम था कि इतने में यशवर्धन जी अंदर दाखिल हुए। उन्हें देखते ही देवराज तुरंत अपनी जगह से खड़ा हो गया। एक यही इंसान थे जो अपने प्यार से उसे खींच लेते थे, वरना वह कभी इस गांव में कदम भी ना रखता। प्रणाम बाबा, खुश रहो बेटा। अगले ही पल यशवर्धन जी ने उसे गले से लगा लिया। उनका दिल खुशी से भर गया था। उनकी आंखों में अपने बेटे के लिए बेहिसाब प्यार था। कैसे हो देव? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। अब तुम्हें देख लिया है तो ठीक हूँ। वो मुस्कुराकर उसके बराबर वाले सोफे पर बैठ गए। चंद लम्हे बिजनेस, सफ़र और सेहत के आम सवाल जवाब होते रहे। फिर अचानक देवराज की नज़रें दरवाजे की तरफ उठीं जहाँ से अभी इशिता गई थी। उसने गहरा सांस लिया। वो इशिता ही थी ना? यशवर्धन जी ने धीरे से सर हिलाया। हाँ। फिर थोड़ा रुक कर बोले, तुमने गौर किया कितनी कमज़ोर हो गई है? देवराज खामोश रहा। पिछले साल जब तुम आए थे, याद होगा उसके चेहरे पर कितना तेजस था, सेहतमंद थी। अब देखो जैसे कई सालों से बीमार हो। देवराज की नज़रें खामोशी से सामने पड़ी मेज़ पर जम गई थीं। यशवर्धन जी के लहजे में अब दुख झलक रहा था। मैं तुम्हें कितने समय से एक ही बात समझा रहा हूँ देव, इस बच्ची को अपने साथ शहर ले जाओ, इसकी विदाई करा लो। आखिर कब तक इसे इस हाल में छोड़कर रखोगे? देवराज ने कोई जवाब नहीं दिया। तुम्हें शायद अंदाज़ा नहीं कि तुम्हारी माँ इसके साथ कैसा व्यवहार करती है। यशवर्धन जी की आवाज़ भारी हो गई। तुम्हारे होते हुए भी वो तकलीफ़ में है और तुम्हारे ना होने पर तो उसकी ज़िंदगी और मुश्किल हो जाती है। देवराज के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया, पर उसकी निगाह अब भी दरवाजे पर टिकी हुई थी। इसका बाप नहीं रहा, माँ नहीं रही। तुम्हारे स्वर्गीय चाचा जी की इकलौती निशानी है वो। हमने बचपन में तुम्हारा विवाह इससे इसीलिए किया था ताकि वो खुद को अकेला और बेआसरा ना समझे। हमें लगा था तुम उसके लिए ढाल बनोगे,
मगर आज इसे देखता हूँ तो दिल छलनी हो जाता है। चंद लम्हों के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। जानते हो देव, कुछ रिश्ते मोहब्बत से नहीं जिम्मेदारी से निभाए जाते हैं, और अक्सर जिम्मेदारी निभाते निभाते प्यार अपना रास्ता खुद ढूंढ लेता है। देवराज की पकड़ कुर्सी की हैंडल पर मजबूत हुई, पर उसने सर नहीं उठाया। यशवर्धन जी धीरे से बोले, मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा, मगर एक सवाल ज़रूर करता हूँ। अगर तुम भी इसका सहारा नहीं बनोगे तो वो किसके दरवाजे पर जाएगी? देवराज ने पहली बार एक गहरा सांस लिया। उसकी नज़रें फिर उसी दरवाजे पर जा ठहरी जहाँ से इशिता थोड़ी देर पहले निकली थी। यशवर्धन जी ने उसे गौर से देखा और धीमी आवाज़ में बोले, कुछ लोग ज़ुबान से अपने दुख नहीं रोते बेटा, वो बस अंदर ही अंदर खामोश हो जाते हैं, और इशिता उन्हीं लोगों में से है। देवराज ने अपने होंठ भींच लिए। जवाब अब भी उसके पास नहीं था, या शायद था पर वो उसे शब्दों में बदलना नहीं चाहता था। कमरे में बैठे पिता ने महसूस किया था कि उनके बेटे की खामोशी अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी नज़रें लगातार उसी तरफ अटकी हुई थी जहाँ से एक दुबली पतली घबराई हुई लड़की थोड़ी देर पहले भाग गई थी, और शायद बरसों में पहली बार देवराज ने उस दरवाजे को इतनी देर तक देखा था। दोपहर के 3 बज रहे थे। देवराज अपने कमरे से बाहर निकला था। इरादा आंगन में जाकर कुछ देर बैठने का था, फिर अपने पिता से मुलाकात के बाद वापस दिल्ली रवाना हो जाने का था। मगर न जाने क्या था जो उसे रोक रहा था। सुबह से कई बार उसका ध्यान बिना वजह ही इशिता की तरफ चला गया था। वो खुद भी इस अनजानी सी कशिश की वजह नहीं समझ पा रहा था। गंभीर चेहरे के साथ वो कॉरिडोर से गुजरा ही था कि किचन की तरफ से आने वाली धीमी मगर कांपती हुई आवाज़ ने उसके कदम रोक दिए। चाची जी, पुराना कपड़ा इस्तेमाल करने से मुझे इन्फेक्शन हो गया है, प्लीज़ मुझे एक सैनिटरी पैड दे दें। देवराज के कदम वहीं जम गए। किचन के दरवाजे से चंद कदम दूर खड़ा वो बिना चाहे भी उनकी बातें सुनने लगा। सामने इशिता सर झुकाए खड़ी थी, जबकि सुमित्रा चाची के चेहरे पर नफ़रत फैली हुई थी। बढ़िया पैड मांगने वाली। उन्होंने हकारत से कहा, बेशरम लड़की, मेरी बेटियों के कमरे की तलाशियां लेती फिरती है। इशिता ने तुरंत नाम में सर हिलाया। नहीं चाची जी, मैंने किसी चीज़ को हाथ तक नहीं लगाया। मुझे सच में ज़रूरत है तो अपने बाप से मांग जो कब्र में जाकर सो गया है और तुझ जैसी मनहूस को मेरे सर छोड़ गया है। इशिता की पलकें झुक गईं, उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे, मगर उसने खुद को संभाला। चाची जी, मैं सिर्फ एक पैड मांग रही हूँ, बहुत तकलीफ़ में हूँ, और मैं कह रही हूँ कि नहीं मिलेगा। सुमित्रा चाची ने सख्ती से जवाब दिया। मेरी बेटियों का खर्चा मेरा पति उठाता है, तेरा कौन है जो तुझे इतनी अय्याशी करवाए? इशिता ने कांपती आवाज़ में कहा, अगर पैड नहीं दे सकती हैं तो कोई साफ़ कपड़ा ही दे दें। पुराना कपड़ा इस्तेमाल करने से ज़ख्म हो गए हैं, बुखार भी रहता है। भगवान के लिए मेरी बात सुन लें। उसकी आंखों से एक आंसू गिरा ही था कि सुमित्रा चाची का हाथ पूरी ताकत से उसके चेहरे पर पड़ा। थप्पड़ की आवाज़ सुनकर देवराज के जबड़े भींच गए। इशिता लड़खड़ा गई मगर गिरी नहीं। उसने तुरंत अपने होंठ दांतों में दबा लिए ताकि कोई रोने की आवाज़ बाहर न निकले। शर्म नहीं आती? सुमित्रा चाची चीखीं। मुझसे खड़ी होकर ऐसी बातें कर रही है, दिन ब दिन ज़ुबान चलती जा रही है। मैंने कोई गलत बात नहीं की चाची जी, इशिता ने मुश्किल से कहा। चुप! एक चिल्लाने की आवाज़ गूंजी। खामोशी से अपना काम कर, वरना यही ज़मीन खोदकर तुझे जिंदा गाड़ दूंगी, समझ आई? इशिता ने सर झुका लिया। जवाब में सिर्फ हल्का सा सर हिलाया। सुमित्रा चाची नफ़रत भरी नज़र उस पर डालकर बाहर निकल गई। उसी पल देवराज तुरंत दीवार की ओट में हो गया ताकि उसकी मौजूदगी साफ ना हो। चंद लम्हों बाद उसने दोबारा किचन की तरफ देखा। इशिता वहीं खड़ी थी। उसका एक हाथ अभी अपने लाल गंदे गाल पर था। आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे, मगर हैरत की बात थी कि उसने रोना शुरू नहीं किया, जैसे आंसुओं से भी कोई बहुत पुराना रिश्ता हो। चंद लम्हों बाद उसने चुपचाप आंसू पोंछे, नल चलाया और बर्तन धोने लगी। देवराज खामोशी से उसे देखता रहा।
उसे इतना ज़रूर मालूम था कि पीरियड्स के दिन एक औरत के लिए कितने तकलीफ़देह होते हैं। दर्द, कमज़ोरी और बेआरामी के बावजूद वो लड़की खड़ी थी, काम कर रही थी और अपनी एक बुनियादी ज़रूरत मांगने पर उसे ज़िल्लत और थप्पड़ मिला था। सुबह उसका कमज़ोर चेहरा देखकर जो सवाल उसके जहन में आया था, अब उसका जवाब उसके सामने था। पहली बार उसे महसूस हुआ था कि शायद इस घर में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसे जानने की उसने कभी कोशिश ही नहीं की। उसकी नज़रें चंद लम्हे और इशिता पर ठहरी रहीं। फिर उसने एक गहरा सांस लिया। अगले ही पल वो मुड़ा और तेज़ कदमों से बाहर की तरफ बढ़ गया। उसके चेहरे पर वही ठंडी गंभीरता थी, मगर उसके दिल में एक फ़ैसला जन्म ले चुका था। ऐसा फ़ैसला जो शायद आने वाले दिनों में बहुत कुछ बदल देने वाला था। रात काफ़ी गुजर चुकी थी। इशिता अपने बिस्तर पर खामोशी से लेटी हुई थी। 20 साल की वो मासूम लड़की इस वक्त सच में किसी मोम की गुड़िया जैसी लग रही थी। ऐसी गुड़िया जिसे बार बार ज़मीन पर गिराया गया हो और वो हर बार पहले से ज़्यादा टूट गई हो। पेट और कमर का दर्द उसकी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था, मगर इसके बावजूद उसके होंठों से कोई शिकायत नहीं निकल रही थी। शिकायत आखिर किससे करती? इस घर में उसका अपना कौन था जो उसकी तकलीफ़ सुनकर उसके सर पर हाथ रखता? सुबह से शाम तक वो घर के सारे काम करती थी, फिर भी बदले में उसे सिर्फ डांट, नफ़रत और ताने मिलते थे। आज न जाने क्यों उसका दिल बहुत ज़्यादा भरा हुआ था। आंखों से आंसू खामोशी से बह रहे थे। उसे अपने बचपन की हर एक कमी याद आ रही थी। माता पिता का साया सर से उठ गया, फिर एक ऐसे रिश्ते में बांध दी गई जिसका वजूद होने के बावजूद उसकी ज़िंदगी में कोई मौजूदगी नहीं थी। वो खुद को दुनिया का सबसे अकेला इंसान महसूस कर रही थी। लेकिन भगवान ने हर जीव का एक हमसफ़र बनाया है। वो अकेली नहीं थी, ये तो बस उसकी घबराहट थी। अभी वो अपने ख्यालों में गुम थी कि उसी पल खिड़की के पास हल्की सी आहट हुई। इशिता चौंक कर उठ बैठी। डर तुरंत उसके जिस्म में दौड़ गया। उसने बेइख्तियार अपने दुपट्टे का कोना मजबूती से पकड़ लिया। अगले ही पल खिड़की धीरे से खुली और एक साया अंदर आया। इशिता का दिल ज़ोर से धड़का, मगर जब चांद की हल्की रोशनी में उसने आने वाले को पहचाना तो उसकी सांस जैसे रुक गई। आप? उसके मुंह से बेइख्तियार निकला। देवराज खिड़की से अंदर आया और सीधा खड़ा हो गया। चेहरे पर हमेशा की तरह गंभीरता थी। इशिता तुरंत बिस्तर से उतरकर खड़ी हो गई। डर और हैरानी उसके चेहरे पर साफ थी। आप इस वक्त यहाँ? देवराज ने चंद लम्हे उसे देखा। उसकी सूजी हुई आंखें, पीला पड़ा चेहरा और कमज़ोर बदन उसके सामने किसी खामोशी की फरियाद की तरह खड़े थे। तबीयत कैसी है? उसने छोटा सा सवाल किया। इशिता हैरान रह गई। शायद ज़िंदगी में पहली बार किसी ने उससे ये सवाल पूछा था। जी ठीक हूँ, वो घबरा कर बोली। देवराज की निगाह उसके चेहरे पर टिकी रही। झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। इशिता ने नज़रें झुका लीं। चंद लम्हों की खामोशी के बाद वो फिर बोली, आप यहाँ खिड़की से क्यों आए? अगर किसी ने देख लिया तो? अगर दरवाजे से आता तो सबकी नज़र पड़ जाती। देवराज ने उसकी बात काट दी। और अगर तुम दरवाज़े खोलने में ज़रा सी भी देर कर देती तो सुमित्रा चाची को शक हो जाता। इशिता की हैरानी और बढ़ गई। मगर आप यहाँ क्यों आए हैं? देवराज ने बिना किसी घुमाव फिराव के जवाब दिया, तुम मेरे साथ शहर जा रही हो। इशिता को लगा शायद उसने गलत सुना है। वो चंद लम्हे उसे देखती रही। जी, मैंने कहा तुम मेरे साथ शहर चल रही हो। इस बार उसकी आवाज़ पहले से ज़्यादा साफ थी। मगर आप क्या कह रहे हैं? इशिता के होंठ कांप गए। मैं कहाँ जाऊँगी? मेरे साथ, देवराज ने सहज अंदाज में जवाब दिया। क्यों? ये सवाल इशिता के दिल से निकला था। देवराज चंद लम्हे खामोश रहा, फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्यों नहीं जाना मेरे साथ? इशिता के पास जवाब नहीं था। बरसों से उसे किसी ने हक नहीं दिया था, किसी ने उसकी राय नहीं पूछी थी। आज जब पहली बार कोई उसे अपने साथ ले जाने आया था तो वो सिर्फ खामोश रह गई। देवराज धीरे धीरे उसके करीब आया, फिर पहली बार उसने उसका हाथ थाम लिया। उसके हाथ बर्फ़ की तरह ठंडे थे। चलो,
उसने मुख्तसर सा कहा। इशिता ने बेयकीनी से उसे देखा। मैं अपना सामान तो बांध लूँ। देवराज की नज़रें कमरे में घूमी। चंद पुराने कपड़े, एक टूटा हुआ संदूक और कुछ फटी पुरानी किताबें। उसने दोबारा इशिता की तरफ देखा। यहाँ ऐसा है क्या जो तुम अपने साथ ले जाओगी? उसकी आवाज़ में ना कोई तंज था ना सख्ती, सिर्फ एक कड़वी सच्चाई थी। इशिता खामोश हो गई। उसने भी पहली बार महसूस किया था कि सच में उसके पास अपना कहने को कुछ नहीं था। देवराज ने उसके हाथ पर पकड़ मजबूत की। चलो यहाँ से। इशिता ने एक आखिरी नज़र अपने कमरे पर डाली, उस कमरे पर जिसने उसे कभी सहारा नहीं दिया था, सिर्फ एक कैद दी थी। फिर उसने नज़रें झुकाकर हल्का सा सर हिला दिया। अगले ही पल देवराज उसे साथ लिए खिड़की की तरफ बढ़ गया और शायद पहली बार इशिता को महसूस हुआ था कि अंधेरी रातों के बाद कभी कभी सच में सुबह हो जाया करती है। गाड़ी खामोशी से सड़क पर दौड़ रही थी। इशिता सर झुकाए बैठी हुई थी। दोनों के बीच शुरू से अब तक एक अजीब सा सन्नाटा था। वो बार बार चोरी छुपे देवराज के चेहरे को देखती और फिर नज़रें झुका लेती। उसके दिमाग में ढेरों सवाल घूम रहे थे। यही वो इंसान था जिसने बरसों उसे अपनी ज़िंदगी से दूर रखा था, कभी उसकी खबर नहीं ली थी, कभी उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया था। फिर आज अचानक ऐसा क्या बदल गया था कि वो उसे उस नरक से निकाल लाया? आखिर क्यों? गाड़ी एक खूबसूरत होटल के सामने आकर रुकी तो इशिता चौंक कर सीधी बैठी। उसने खिड़की से बाहर देखा, फिर हैरानी से देवराज की तरफ रुख किया। देवराज ने गाड़ी बंद की और उसकी तरफ मुड़ा। हम आज रात यहाँ रुकेंगे। इशिता ने हैरत से पलकें झपकाईं। यहाँ? हाँ, उसने छोटा सा जवाब दिया। फिर चंद लम्हे उसे देखने के बाद गंभीर लहजे में बोला, तुम ऊपर जाकर आराम करोगी। ज़रूरत का सामान बदल लेना, दवाई भी ले लेना अगर ज़रूरत हो। तुम्हारी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं लग रही। इशिता दंग रह गई। किसी ने उसकी तकलीफ़ का इस तरह ख्याल रखा हो, उसे याद नहीं था। और सुबह? उसने धीमी आवाज़ में पूछा। सुबह हम दिल्ली के लिए रवाना होंगे, देवराज ने जवाब दिया। इशिता कुछ देर खामोश रही, फिर हिम्मत करके वो सवाल पूछ ही लिया जो कब से उसके दिल में था। आपने ये सब क्यों किया? देवराज ने अपनी भवें सुकेड़ी। क्या मतलब? आप तो मुझे पसंद नहीं करते, ईशा की आवाज़ मुश्किल से निकली। मैंने हमेशा यही सुना है कि आप शहर की किसी लड़की से शादी करना चाहते हैं, फिर मुझे वहाँ से क्यों ले आए? गाड़ी के अंदर चंद लम्हों के लिए सन्नाटा छा गया। देवराज ने सामने देखते हुए एक गहरा सांस लिया। हाँ, मैंने कभी गांव में बसने का नहीं सोचा था। मेरी ज़िंदगी, मेरा काम सब शहर में है। इशिता के चेहरे का रंग और फीका पड़ गया, मगर अगले ही पल देवराज की आवाज़ दोबारा सुनाई दी। लेकिन एक बात और भी है। उसने पहली बार पूरी तरह उसकी तरफ देखा। मैंने आज अपनी आंखों से बहुत कुछ देखा है। इशिता के हाथ बेइख्तियार सिमट गए। मैंने देखा तुम्हारे साथ क्या हो रहा था। मैंने देखा तुम किस हालत में काम कर रही थी। मैंने ये भी देखा कि तुम अपनी एक बुनियादी ज़रूरत मांग रही थी और तुम्हें उस पर जलील किया जा रहा था। इशिता की पलकें झुक गईं। और मैं इतना पत्थर दिल नहीं हूँ कि एक इंसान को जो मेरी जिम्मेदारी है इस हाल में छोड़ दूँ। इशिता ने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा। देवराज की आवाज़ अब पहले से नरम थी। शायद मैं एक अच्छा पति नहीं रहा, शायद मैंने कभी तुम्हारी ज़िंदगी के बारे में सोचने की जहमत भी नहीं की, लेकिन अन्याय को देखकर खामोश रहना भी मेरे बस की बात नहीं। इशिता की आंखों में आंसू तैरने लगे। तो क्या आप मुझे वापस नहीं छोड़ेंगे? उसने डरते डरते पूछा। देवराज ने तुरंत ना में सर हिलाया। नहीं, सिर्फ एक शब्द था, मगर उसे एक शब्द में अजीब सा यकीन था। तुम मेरे पास रहोगी, कम से कम तब तक जब तक अपने पैरों पर खड़ा होना, अपने लिए सोचना और अपने हक के लिए बोलना ना सीख लो। इशिता खामोशी से उसे देखती रही। और एक बात अच्छी तरह सुन लो, देवराज ने गंभीरता से कहा। अब तुम महफूज हाथों में हो, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। इशिता के होंठ लर्जे, मगर उसके पास जवाब नहीं था। शायद पहली बार उसका किसी बात पर यकीन करने का दिल चाहा था। देवराज गाड़ी से बाहर निकला
और उसकी तरफ वाला दरवाज़ा खोल दिया। आओ। इशिता घबराई हुई गाड़ी से उतरी। इतनी बड़ी इमारत में वो पहले कभी नहीं आई थी। वो भी इख्तियार देवराज के पीछे चलने लगी। दोनों अंदर दाखिल हुए। रिसेप्शन काउंटर पर पहुंचकर देवराज ने कमरा बुक करवाया। चंद रस्मी कार्रवाई के बाद उसने वहां मौजूद नौकर को एक बैग थमाया जिसमें रास्ते से ख़रीदा गया ज़रूरी सामान मौजूद था। ये सामान हमारे कमरे तक पहुंचा दीजिए, उसने मुख्तसर अंदाज में कहा। नौकर ने तुरंत सिर हिलाया। देवराज ने चाबी ली और मुड़कर इशिता की तरफ देखा जो अब भी खामोश खड़ी थी। चलो, उसने कहा। इशिता ने धीरे से सिर हिलाया और उसके साथ लिफ्ट की तरफ बढ़ गई थी। उसके दिल में अब भी बेहिसाब सवाल थे, मगर कई बरसों बाद पहली बार इन सवालों के साथ डर नहीं था। होटल के कमरे में दाखिल होने के बाद इशिता खामोशी से सोफ़े के एक कोने पर बैठ गई थी। उसके हाथ अब भी बेचैनी से एक दूसरे में उलझे हुए थे। अजनबी जगह, बदलते हुए हालात और देवराज का ये अनोखा रूप उसे लगातार उलझा रहा था। अभी चंद ही मिनट गुजरे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। देवराज उठकर दरवाजे की तरफ गया। बाहर रूम सर्विस का लड़का मौजूद था। उसने एक सफ़ेद कागज़ का बैग देवराज की तरफ बढ़ाया। सर, आपने जो सामान मंगवाया था। देवराज ने बैग ले लिया। थैंक यू, नौकर ने तमीज़ से पूछा। सर, किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दीजिएगा। नहीं, अभी इतना काफ़ी है, देवराज ने जवाब दिया तो वो नमस्ते करके वापस चला गया। दरवाज़ा बंद करके देवराज पलटा तो उसकी नज़रें तुरंत सामने बैठी इशिता पर जा ठहरी। वो पहले की तरह नज़रें झुकाए बैठी थी, जैसे ज़मीन में समा जाना चाहती हो। देवराज चंद कदम चलकर उसके करीब आया और खामोशी से वो बैग उसकी तरफ बढ़ा दिया। जाओ, अब आराम से रिलैक्स हो जाओ। इशिता का दिल ज़ोर से धड़का। उसे तुरंत अंदाज़ा हो गया था कि इस बैग में क्या मौजूद है। शर्मिंदगी से उसके कान तक लाल हो गए। उसने सर और ज़्यादा झुका लिया। हाथ बढ़ाने की हिम्मत तक नहीं हो रही थी। देवराज ने उसकी हालत को तुरंत भांप लिया था। वो चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर एक हल्की सांस छोड़ते हुए बोला, इतना क्यों घबरा रही हो? इशिता ने नज़रें नहीं उठाईं। मैं नहीं। उसकी ज़ुबान साथ नहीं दे रही थी। देवराज सोफ़े के सामने खड़ा हो गया। इशिता, मेरी तरफ देखो, उसने धीमे मगर गंभीर लहजे में कहा। इशिता ने हिचकिचाते हुए सर उठाया। मैं तुम्हारा पति हूँ, देवराज ने नहायत सहज अंदाज में कहा, और सबसे बढ़कर एक इंसान हूँ। इसमें इतना घबराने वाली कौन सी बात है? इशिता खामोश रही। तुम जानती हो समस्या कहाँ शुरू होती है? देवराज ने बैग हाथ में थामे हुए कहा। जब लोग शरीर की आम ज़रूरतों को शर्म और पाप का नाम दे देते हैं, फिर लड़कियां तकलीफ़ सहती रहती हैं, बीमारी बर्दाश्त करती रहती हैं, मगर बात नहीं करती। इशिता की पलकें आहिस्ता से उठी। शायद पहली बार कोई मर्द इस विषय पर इतना नॉर्मल अंदाज में बात कर रहा था। अगर किसी को बुखार हो जाए तो क्या वो शर्माता है? देवराज ने सवाल किया। इशिता ने ना में सर हिलाया। अगर किसी के हाथ पर ज़ख्म लग जाए तो क्या वो इलाज करवाते हुए शर्मिंदा होता है? नहीं। इस बार उसकी आवाज़ मुश्किल से सुनाई दी। तो फिर एक औरत के शरीर का ये प्राकृतिक दौर शर्मिंदगी की बात क्यों हो? देवराज ने नरमी से कहा, ये तो भगवान की बनाई हुई एक कुदरती चीज़ है। इसी वजह से ज़िंदगी आगे बढ़ती है, नई पीढ़ी जन्म लेती है। अगर इसमें कोई बुराई होती तो सृष्टि का राष्ट्रीयता इसे इंसान की फितरत का हिस्सा ना बनाता। इशिता खामोशी से सुनती रही। उसके चेहरे पर हैरानी साफ थी। तुम्हें पता है, देवराज ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, शहर में पढ़ी लिखी लड़कियां भी बाज़ औक़ात इसी तरह शर्मा जाती हैं जैसे तुम इस वक्त शर्मा रही हो। लेकिन सच्चाई ये है कि ज्ञान हमेशा शर्म को कम करता है और अज्ञानता इसे बढ़ा देती है। इशिता के चेहरे पर पहली बार हल्का सा सुकून दिखा। जो चीज़ आम हो, नेचुरल हो और सेहत से जुड़ी हो, उसके बारे में बात करना गलत नहीं होता। गलत ये है कि किसी को तकलीफ़ में छोड़ दिया जाए। उसकी आवाज़ में अब गंभीरता थी। और आगे से कभी अपनी ज़रूरत की चीज़ मांगने में शर्म मत करना। ज़रूरत होती है, कोई एहसान नहीं। इशिता की आंखों में आंसू तैर गए थे। शायद ज़िंदगी में पहली बार किसी ने उसकी तकलीफ़ को गुनाह या शर्म नहीं बल्कि एक सच्चाई समझा था। देवराज ने दोबारा बैग उसकी तरफ बढ़ाया। अब जाओ, आराम करो, तुम्हारी तबीयत पहले ही काफ़ी ख़राब है। इस बार इशिता ने बिना हिचकिचाए बैग थाम लिया।
उसने एक पल के लिए देवराज की तरफ देखा। उसकी आंखों में शुक्रगुजारी के वो जज्बात थे जिन्हें शब्द नहीं मिल रहे थे। फिर खामोशी से सिर हिलाया और बैग को सीने से लगाए वॉशरूम की तरफ बढ़ गई, जबकि देवराज वहीं खड़ा उसे जाता हुआ देखता रहा था। दोपहर का वक्त था। देवराज इशिता को अपने शहर वाले बंगलों में छोड़ने के बाद वापस हवेली आ गया था। वो जानबूझकर शहर में ज़्यादा देर नहीं रुका था। इशिता को आराम करने की हिदायत देकर तुरंत वापस रवाना हो गया था, क्योंकि उसे अंदाज़ा था कि हवेली में अब तक एक तूफ़ान आ चुका होगा। जैसे ही वो लिविंग रूम में दाखिल हुआ, सामने का नज़ारा बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। सुमित्रा चाची गुस्से से पागल हो रही थी, जबकि यशवर्धन जी परेशानी के आलम में एक तरफ खड़े थे। मैं कहती हूँ किसी के साथ मुंह काला करवा के भाग गई है, सुमित्रा चाची चीख रही थी। सुबह से गायब है, ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। बस करो सुमित्रा, यशवर्धन जी पहली बार इतनी बुलंद आवाज़ में बोले थे। अगर वो घर छोड़कर गई है तो उसकी ज़िम्मेदार सिर्फ तुम हो। सुमित्रा चाची का चेहरा लाल हो गया। मैं ज़िम्मेदार हूँ? हाँ तुम, वो गुस्से से बोले। तुमने उस बच्ची की ज़िंदगी नरक बना रखी थी। सुबह से रात तक काम करवाओ, बात बात पर जलील करो, उसकी कोई ख्वाहिश पूरी ना होने दो। आखिर कब तक बर्दाश्त करती वो? तो क्या मैं उस पर जुल्म करती थी? सुमित्रा चाची ने ताना मारते हुए कहा। जुल्म नहीं तो और क्या था? यशवर्धन जी की आवाज़ भारी हो गई। मैं अंधा नहीं हूँ, सब कुछ देखता रहा हूँ। उसी पल दोनों की नज़र दरवाजे पर खड़े देवराज पर पड़ी। यशवर्धन जी तुरंत उसकी तरफ बढ़े। देव, उनकी आवाज़ में बेचैनी साफ थी, तुम्हारी पत्नी सुबह से गायब है। देवराज खामोशी से उन्हें देखता रहा। कॉलेज भी नहीं जाती वो, ना उसकी कोई सहेली है, ना किसी रिश्तेदार से कोई ताल्लुक़। मुझे समझ नहीं आ रहा वो कहाँ जा सकती है। देवराज की आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी। उसकी कोई सहेली क्यों नहीं है? उसने शांत लहजे में पूछा। यशवर्धन जी खामोश हो गए। देवराज ने दूसरा सवाल किया, और वो कॉलेज क्यों नहीं जाती? इस बार सुमित्रा चाची साफ तौर पर घबरा गईं। उसे कॉलेज जाने की क्या ज़रूरत है? उन्होंने तुरंत जवाब दिया, घर के काम काज सीखने ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरत है। उसकी आवाज़ असाधारण ठंडी थी, क्योंकि वो मेरी पत्नी है और मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ। मेरी पत्नी का शिक्षित होना ज़रूरी है। अगर इतनी ही चिंता थी तो पढ़ाई के पैसे तुम भेज देते। सुमित्रा चाची ने तुरंत पलट कर वार किया। निम्रा और समरा की फ़ीस तो तुम्हारे पिताजी देते हैं। देवराज के होंठों पर एक तल्ख मुस्कुराहट आई। और जिस तरह निम्रा और समरा बाबा की बेटियां हैं, उसी तरह इशिता भी बाबा की भतीजी है। उसने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। अगर बाबा उसकी पढ़ाई का खर्चा भी उठा लेते तो इसमें गलत क्या था? सुमित्रा चाची के पास कोई जवाब नहीं था। मगर समस्या खर्चे की नहीं थी। देवराज ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, समस्या ये थी कि आप कभी नहीं चाहती थीं वो आपकी बेटियों के बराबर खड़ी हो सके। सुमित्रा चाची का चेहरा पीला पड़ गया। बकवास मत करो, मैं सच कह रहा हूँ। देवराज पहली बार थोड़े सख्त लहजे में बोला। और एक बात अच्छी तरह सुन लीजिए, इशिता इतनी सलीकाशार, इतनी समझदार और इतनी खूबसूरत है कि आपकी दोनों बेटियों से लाख दर्जे आगे है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसे कभी मौका नहीं दिया गया। लिविंग रूम में सन्नाटा छा गया। सुमित्रा चाची जैसे पत्थर की मूरत बन गई थी। यशवर्धन जी हैरानी से अपने बेटे को देख रहे थे। शायद पहली बार वो इशिता के हक़ में इस तरह बोल रहा था। चंद लम्हों बाद देवराज ने निगाह अपने पिता की तरफ मोड़ी। बाबा, मैं सिर्फ आपको सूचित करने आया था। यशवर्धन जी चौंक गए। क्या मतलब? मैं वापस जा रहा हूँ, देवराज ने सुकून से कहा। एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है जिसे और नहीं छोड़ सकता। अभी मत जाओ, यशवर्धन जी तुरंत बोले। पता नहीं वो बच्ची किस हाल में होगी, हमें उसे ढूंढना है, मेरी मदद करो। देवराज ने चंद लम्हे उन्हें देखा। उनकी आंखों में चिंता और प्यार साफ नज़र आ रहा था। मगर अगले ही पल वो खामोशी से मुड़ा। अपना ख्याल रखिएगा बाबा, बस इतना कहा और चल दिया। देव, यशवर्धन जी ने दोबारा आवाज़ दी, मगर उसने पलट कर नहीं देखा। वो लंबे कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ गया था, जबकि पीछे खड़े दोनों पति पत्नी उसे हैरानी और बेयकीनी से जाते हुए देखते रह गए थे। सुमित्रा चाची उसकी सगी माँ थी, लेकिन कभी उन्होंने उसे माँ जैसा प्यार दिया ही नहीं था। यही वजह थी कि वो कम उम्र में ही हवेली छोड़कर शहर शिफ्ट हो गया था। वो सिर्फ अपने पिता की खातिर आता था, और शायद अब उस एक शख्स की खातिर भी जो अब उसके पास था। रात के 10 बज रहे थे जब देवराज आखिरकार अपने बंगलों में दाखिल हुआ।
हवेली से वापस आने के बाद वो सीधा अपने ऑफिस चला गया था। दिन भर की मीटिंग्स, फाइल्स और ज़रूरी कामों को निपटाते निपटाते वक्त का एहसास ही नहीं रहा था। वो मेन हॉल में दाखिल हुआ तो उसके कदम अपने आप रुक गए। सामने सोफे पर इशिता बैठी हुई थी। उसकी गोद में एक किताब रखी थी, मगर लगता था कि वो काफ़ी देर से पढ़ने के बजाय दरवाजे की तरफ देख रही थी। जैसे ही उसकी नज़र देवराज पर पड़ी वो तुरंत खड़ी हो गई। देवराज के माथे पर हल्की सी शिकन आई। तुम अभी तक जाग रही हो? उसने हैरानी से पूछा। इशिता के चेहरे पर तुरंत एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। जी। वो तेज़ी से उसकी तरफ आई। मैं काफ़ी देर से आपका इंतज़ार कर रही थी। देवराज ने घड़ी की तरफ देखा। इंतज़ार? जी। उसने मासूमियत से सर हिलाया। आप काफ़ी देर से आए हैं। क्या आप आमतौर पर भी इतनी देर से घर पर आते हैं या आज खास तौर पर लेट हो गए? देवराज ने अपने कोट का बटन खोलते हुए जवाब दिया। आज कुछ ज़रूरी काम था इसलिए देर हो गई, वरना मैं आमतौर पर 8 बजे तक घर आ जाता हूँ। फिर उसने गौर से उसका चेहरा देखा। मगर तुम सोई क्यों नहीं? तुम्हारी तबीयत पहले ही ठीक नहीं थी, आराम करना चाहिए था। इशिता के चेहरे पर एक शर्मीली सी मुस्कुराहट फैल गई। मैंने आपके लिए खाना बनाया था। देवराज ने चौंक कर उसे देखा। खाना? जी। उसकी आंखों में बच्चों जैसी चमक आ गई थी। मैं चाहती थी कि हम साथ में डिनर करें। देव कुछ देर खामोश रहा। हकीकत ये थी कि वो रात का खाना लगभग कभी नहीं खाता था। सालों से उसकी आदत सिर्फ एक कॉफ़ी पर रुकने की थी, मगर इस समय सामने खड़ी लड़की जिस उम्मीद और खुशी से उसकी तरफ देख रही थी, उसके बाद साफ मना करना अजीब लग रहा था। कुछ ही पलों बाद उसने धीरे से सर हिला दिया। इशिता का चेहरा तुरंत खिल उठा। सच में? उसने खुशी से पूछा। देव के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। हाँ, तो फिर आप डाइनिंग टेबल पर बैठिए, मैं अभी खाना लगाती हूँ। वो तुरंत मुड़ने लगी मगर देव की आवाज़ पर रुक गई। इशिता? जी। उसने पलट कर देखा। तुमने खाना क्यों बनाया? देव ने गंभीरता से पूछा। तुम्हारी तबीयत पहले ही ख़राब थी, आराम करना चाहिए था। मैंने मेड से कह दिया था कि वो सारे काम संभाल लेगी। इशिता कुछ देर उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, मेरा बहुत दिल कर रहा था खाना बनाने का। उसके लहजे में ऐसी सच्चाई थी कि देव खामोश रह गया। और ख़ासकर आपके लिए। वो हल्की से मुस्कुराए। मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। फिर जैसे उसे कोई बात याद आई हो, तुरंत बोली, और सफाई का भी बहुत ख्याल रखा है। देव ने अपनी भवें उठाई। अच्छा? जी। इशिता ने जल्दी से सफाई दी। कांताबाई पूरा समय मेरे साथ थी। उन्होंने मुझे बताया कि आप सफाई और हाइजीन का कितना ध्यान रखते हैं, कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, सब कुछ उन्होंने मुझे समझा दिया। देव कुछ पल खामोशी से उसे देखता रहा। वो सच में बहुत खुश दिख रही थी। ऐसी खुशी शायद उसे सालों बाद मिली थी। ठीक है, उसने आखिरकार कहा, मैं पहले फ़्रेश होकर आता हूँ, तुम तब तक खाना लगा दो। इशिता ने तुरंत सिर हिलाया। जी। उसकी आवाज़ में छुपी खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। अगले ही पल वो तेज़ी से किचन की तरफ बढ़ गई। देव वहीं खड़ा उसे जाता हुआ देखता रहा। उसकी चाल में एक हल्की सी फुर्ती थी, जैसे वो किसी बोझ से आज़ाद हो गई हो। कुछ देर बाद देव ने एक गहरा सांस लिया। न जाने क्यों आज इस शांत बंगलों में पहली बार घर जैसा एहसास हुआ था। उसने आखिरी नज़र किचन की तरफ डाली जहाँ इशिता काम में लग चुकी थी। फिर खामोशी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। डाइनिंग टेबल पर सारा खाना ढंग से लगा हुआ था। इशिता खामोशी से एक कुर्सी पर बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। उसकी नज़रें बार बार सीढ़ियों की तरफ उठ जाती थीं। न जाने क्यों आज उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी और खुशी दोनों एक साथ थीं। उसे अपना आप बहुत ज़्यादा आज़ाद महसूस हो रहा था। कुछ ही देर में देव डाइनिंग एरिया में आया। फ्रेश होने के बाद वो पहले से कहीं ज़्यादा शांत और रिलैक्स्ड लग रहा था। उसे देखते ही इशिता तुरंत अपनी जगह से खड़ी हो गई। देव कुर्सी खींचते हुए बैठा और सवाली नज़रों से उसे देखा। खड़ी होने की क्या ज़रूरत थी? इशिता ने हल्का सा मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं आपको खाना परोस कर देती हूँ, इसलिए। देव ने कुछ पल उसे देखा, फिर खामोशी से बैठ गया। इशिता ने बहुत ध्यान से उसकी प्लेट में खाना निकाला और उसके सामने रख दिया। इस पूरे समय उसके चेहरे पर वही अनजानी सी खुशी थी जो देव सुबह से महसूस कर रहा था। कुछ पलों बाद देव ने खाना चखा। इशिता बिना खुद को रोके उसके चेहरे को देखने लगी, जैसे किसी फैसले का इंतज़ार कर रही हो। देव ने दूसरा निवाला लिया, फिर पहली बार उसकी तरफ देखकर कहा, खाना बहुत अच्छा है। इशिता की आंखें तुरंत चमक उठीं। सच में?
उसके बात करने के तरीके में बच्चों जैसी खुशी थी। हाँ सच में, देव ने गंभीरता से जवाब दिया। तुमने काफ़ी मेहनत की है। इशिता के होंठों पर अपने आप मुस्कान आ गई। शायद ज़िंदगी में पहली बार किसी ने उसके बनाए हुए खाने की तारीफ़ की थी। मगर अगले ही पल देव ने आगे कहा, लेकिन आगे से तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। इशिता चौंक गई। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत सारे सर्वेंट्स हैं, देव ने शांत अंदाज में कहा। उनका काम यही है। तुम्हें बीमारी की हालत में किचन में खड़े होने की कोई ज़रूरत नहीं। मगर मुझे अच्छा लगता है, इशिता ने धीरे से कहा। कभी कभी बना लिया करो, लेकिन रोज़ नहीं, देव ने साफ शब्दों में कहा। अब तुम्हारा असली काम कुछ और है। इशिता ने हैरानी से उसे देखा। क्या? देव ने पानी का ग्लास टेबल पर रखा। पढ़ाई। इशिता कुछ पल उसे खाली नज़रों से देखती रही। पढ़ाई? हाँ, देव ने सर हिलाया। 10वीं तुम कर चुकी हो, अब मैं तुम्हारा कॉलेज में एडमिशन करवाऊंगा, तुम इंटर करोगी। इशिता के चेहरे पर हैरानी और यकीन ना करने वाले भाव फैल गए। मैं? कॉलेज? जी हाँ तुम, देव ने जवाब दिया। मगर वो हिचकिचाई। मैं 20 साल की हो चुकी हूँ, कॉलेज तो 17-18 साल की लड़कियाँ जाती है। देव के चेहरे पर पहली बार हल्की सी मुस्कान आई। ये किसने कह दिया? सब यही कहते हैं, इशिता ने धीरे से कहा। सब गलत कहते हैं, देव ने तुरंत जवाब दिया। पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। ज्ञान ना उम्र देखता है ना हालत। जब मौका मिले सीख लेना चाहिए। इशिता खामोश हो गई। शायद वो अभी तक इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी। और वैसे भी तुम सिर्फ 20 साल की हो, ज़िंदगी अभी शुरू हुई है, ख़त्म नहीं हुई। देव ने गंभीरता से कहा। मुझे बस एक चीज़ चाहिए। क्या? इशिता ने धीरे से पूछा। पढ़ाई में मार्क्स कम नहीं आने चाहिए। देव के लहजे में हल्की सी सख्ती थी। अब बताओ, पढ़ाई में कैसी थी तुम? पहली बार इशिता के चेहरे पर एक कॉन्फिडेंस दिखा। मैं बहुत अच्छी थी, उसने तुरंत जवाब दिया। हमेशा अच्छे मार्क्स आते थे। फिर कॉलेज क्यों नहीं गई? ये सवाल सुनते ही उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। मेरा बहुत दिल था, उसने धीरे से कहा। मैंने बहुत कोशिश भी की थी, कई बार बड़ी मम्मी से कहा, लेकिन उन्होंने कभी इजाज़त नहीं दी। कुछ पलों के लिए खामोशी छा गई। देव ने उसकी तरफ देखा। वो ये बात करते हुए भी उदास नहीं लग रही थी, शायद इसलिए क्योंकि अब पहली बार उम्मीद उसके सामने बैठी थी। जो बीत गया वो बीत गया, देव ने गंभीर लहजे में कहा। अब तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दोगी। इशिता खामोशी से उसे देखने लगी। फ्रेंड्स बनाओगी, नई चीज़ें सीखोगी, अपनी ज़िंदगी को खुलकर जियोगी। उसकी आवाज़ आमतौर से कहीं ज़्यादा नरम थी। और सबसे ज़रूरी बात, अपने पैरों पर खड़ी होगी। इशिता की आंखें नम होने लगी। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम कामयाब बनो, देव ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। इतनी कामयाब कि आगे से कभी किसी को ये हक ना मिले कि वो तुम्हें कमज़ोर समझ सके या तुम पर हाथ उठाए। इशिता खामोश बैठी उसे देखती रही। पहली बार उसे महसूस हुआ था कि शायद ज़िंदगी ने उसके लिए भी कोई नया रास्ता खोला है, और इस रास्ते के आखिरी मोड़ पर सिर्फ ज़िंदा रहना नहीं बल्कि ज़िंदगी जीना लिखा है। एक हफ्ते बाद, यह हफ्ता उसकी पूरी ज़िंदगी बदल चुका था। गेस्ट रूम में बैठी इशिता इस समय दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की महसूस कर रही थी। सुबह ही उसका कॉलेज में एडमिशन हुआ था। वापसी पर नई किताबें, नोटबुक्स, बैग और ज़रूरी पढ़ाई का सामान खरीदा गया था। इस समय वो बेड पर बैठी एक एक किताब को हाथ में उठाकर देख रही थी। कभी किसी किताब के पन्नों को पलटती, कभी नई नोटबुक को छूती और फिर अपने आप मुस्कुरा देती। उसके लिए ये सब आम चीज़ें नहीं थीं। 10वीं तक उसने दूसरों की पुरानी किताबों से पढ़ाई की थी। कई किताबों के पन्ने फटे हुए होते थे, कईयों पर पहले से नोट्स भी लिखे होते थे, मगर आज पहली बार कोई चीज़ सिर्फ उसकी अपनी थी। वो एक नई नोटबुक को सीने से लगा कर बैठी ही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उसके कुछ कहने से पहले ही 2 मेड्स अंदर आईं। उनके हाथों में ढेर सारे शॉपिंग बैग्स थे। वो खामोशी से एक एक बैग कमरे में रखती चली गई। कुछ ही पलों में पूरा सोफ़ा और आधा कमरा बैग से भर गया। इशिता हैरान रह गई। ये सब क्या है? उसने घबराकर पूछा, मगर दोनों मेड्स ने सिर्फ मुस्कुरा दिया। हमें नहीं पता भाभी जी, दीदी जी, साहब ने भिजवाया है, इतना कहकर वो वापस चली गई। इशिता अभी तक हैरानी से उन बैग्स को देख रही थी। उसी पल दरवाज़ा दोबारा खुला और देव अंदर आया। इशिता तुरंत खड़ी हो गई, फिर उसकी नज़रें दोबारा उन शॉपिंग बैग्स पर चली गईं। देव ने उसके चेहरे पर फैली हैरानी देख ली थी। ये सब तुम्हारे लिए है, उसने सहज अंदाज में कहा।
इशिता ने यकीन ना करते हुए उसकी तरफ देखा। मेरे लिए? हाँ, देव ने सर हिलाया। कपड़े हैं, जूते हैं, बैग्स हैं, तुम्हारी ज़रूरत का सामान है, यूनिफॉर्म है और कुछ दूसरी चीज़ें भी। इशिता जैसे समझ ही ना सकी कि वो क्या सुन रही है। ये सब मेरे लिए? उसने दोबारा पूछा। हाँ, सब तुम्हारे लिए, देव ने छोटा सा जवाब दिया। कुछ पलों तक इशिता खामोश खड़ी रही। फिर धीरे धीरे उसने एक बैग खोला। अंदर नया सूट रखा था। उसने कांपते हाथों से कपड़ा बाहर निकाला, फिर दोबारा बैग खोला, फिर तीसरा। हर बैग में कोई ना कोई नई चीज़ थी। उसकी आंखों में हैरानी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार उसकी पलकें नम हो गईं। ये सब सच में मेरा है? उसकी आवाज़ कांप गई। देव ने खामोशी से सर हिलाया। अगले ही पल इशिता की आंखों से आंसू बहने लगे। थैंक यू, वो मुश्किल से बोल पाई। बहुत बहुत थैंक यू। देव ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ खामोशी से उसे देखता रहा। आपको शायद ये सब आम लगता होगा, इशिता ने आंसू साफ करते हुए कहा, लेकिन मेरे लिए ये सब बहुत बड़ी बात है। उसकी आवाज़ भर गई। पापा के जाने के बाद वो रुक गई। पापा के जाने के बाद मैंने कभी नया कपड़ा नहीं पहना। देव की नज़रें उसके चेहरे पर टिक गईं। दिवाली पर भी नहीं, उसके मुंह से अपने आप निकला। इशिता हल्का सा मुस्कुराई, मगर वो मुस्कान बहुत उदास थी। दिवाली पर निम्रा और समरा के लिए नए कपड़े आते थे, मेरे लिए उनके पुराने कपड़े रख दिए जाते थे। देव की आंखों में एक ठंडी सी चमक उभरी, मगर वो खामोश रहा। शुरू शुरू में बहुत बुरा लगता था, इशिता धीरे धीरे बोल रही थी, फिर आदत हो गई। उसने एक नया सूट अपनी गोद में रखते हुए कहा, ये शायद पहली बार है कि किसी ने मेरे लिए इतने कपड़े एक साथ खरीदे हैं। उसकी आवाज़ फिर भर आई। और किताबें? उसने सामने रखी नई किताबों की तरफ देखा। आप जानते हैं, मैं हर साल दूसरों की पुरानी किताबें ढूंढती थी। कई बार आधी किताब मिलती थी, आधी किसी और से मांगनी पड़ती थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। मुझे नई किताबों की खुशबू बहुत पसंद थी, लेकिन कभी अपनी किताब नहीं थी कि दिल भर के उसे खोलती। कमरे में कुछ पलों के लिए खामोशी छा गई। इशिता बोलती जा रही थी और शायद बरसों से दिल में जमा दर्द धीरे धीरे बाहर आ रहा था। मैंने हमेशा दूसरों की बची हुई चीज़ों पर ज़िंदगी गुजारी है, उसने धीरे से कहा। दूसरों के कपड़े, दूसरों की किताबें, दूसरों के ख्वाब। उसके लब लरस गए। आज पहली बार कुछ ऐसा मिला है जो सिर्फ मेरा है। देव खामोशी से उसकी हर बात सुन रहा था। उसके चेहरे पर कोई खास भाव नहीं थे, मगर उसकी नज़रें पहले से कहीं ज़्यादा गंभीर हो चुकी थीं। इशिता ने आंसू पोंछे और उसकी तरफ देखा। आपने मेरे लिए शायद सिर्फ कुछ चीज़ें खरीदी हैं, उसने भराई हुई आवाज़ में कहा, लेकिन मुझे लग रहा है जैसे किसी ने पहली बार मुझे भी ज़रूरी समझा है। देव कुछ पलों तक खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, इशिता, इंसान की कीमत उसके कपड़ों या चीज़ों से नहीं होती। वो उसकी आंखों में देख रहा था। लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें सिर्फ ये एहसास दिलाने के लिए ज़रूरी होती है कि तुम भी उतनी ही इम्पोर्टेंट हो जितने बाकी लोग हैं। इशिता की आंखों से एक बार फिर आंसू बह निकले, जबकि देव खामोशी से खड़ा उसे देखता रहा। उसके अंदाज से मालूम हो रहा था कि उसने कितने अभाव की ज़िंदगी बताई थी। वो दिल में पक्का इरादा कर चुका था कि अब उसे कभी किसी चीज़ के लिए तरसने नहीं देगा, लेकिन वो जानता ही नहीं था कि अपने इस इरादे से वो एक मासूम दिल को कितनी उम्मीदों से भर रहा था। 1 महीना गुजर चुका था। इस 1 महीने ने इशिता की ज़िंदगी को इस तरह बदल दिया था कि जैसे किसी ने बंद कमरे की खिड़की खोलकर ताज़ा हवा अंदर आने दी हो। कॉलेज जाना अब उसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका था। उसने कुछ अच्छी सहेलियां बना ली थीं। टीचर्स भी उसकी समझदारी से काफ़ी इम्प्रेस थीं, और सबसे बढ़कर ये कि अब उसके चेहरे से वो डर गायब हो चुका था जो पहले हर वक्त उसकी आंखों में रहता था। वो पहले वाली इशिता नहीं रही थी। उसके बात करने में एक कॉन्फिडेंस आ गया था, चलने फिरने में एक आत्मविश्वास था, और देव के सामने भी अब वो घबराती नहीं थी। उसी शाम वो किताब हाथ में लिए लाउंज में आई। शायद कोई सवाल समझ नहीं आ रहा था जिसके बारे में वो देव से पूछना चाहती थी, या फिर ये एक बहाना था, वो उसके साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहती थी। मगर अंदर आते ही उसके कदम धीरे हो गए। देव सोफे पर बैठा फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जो इशिता ने बहुत कम देखी थी। कभी वो हंस पड़ता, कभी सामने वाले की बात सुनकर सर हिलाता। इशिता खामोशी से उसके पास वाले सोफे पर जाकर बैठ गई। शुरू में उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ ही पलों बाद उसे एहसास हो गया कि फ़ोन की दूसरी तरफ कोई लड़की है। न जाने क्यों उसके दिल में एक अनजाना सा बोझ उतरने लगा।
उसके चेहरे का रंग धीरे धीरे फीका पड़ गया। किताब उसकी गोद में बंद पड़ी थी, मगर अब उसका ध्यान पढ़ाई पर नहीं था। कुछ पल और गुजरे तो वो खामोशी से उठने लगी। अभी उसने एक कदम ही बढ़ाया था कि देव ने बिना फ़ोन कान से हटाए उसका हाथ पकड़ लिया। फिर आंखों के इशारे से उसे बैठने को कहा। इशिता दोबारा खामोशी से बैठ गई। कुछ ही मिनट में देव ने कॉल कट की, फ़ोन टेबल पर रखा और उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? उसने सवाल किया। कोई काम था? इशिता ने नज़रें झुका लीं। मुझे एक सवाल समझ नहीं आ रहा था, उसने धीमी आवाज़ में कहा। लेकिन आप बिज़ी थे, मैं बाद में आ जाऊंगी। नहीं, दिखाओ, देव ने तुरंत कहा। कौन सा सवाल है? फिर जैसे उसे कुछ याद आया वो बोला, बस समरीन की कॉल आ गई थी, उसी से बात कर रहा था। इशिता के दिल में जैसे किसी ने सुई चबो दी हो। ये समरीन कौन है? उसने हिम्मत करके पूछ ही लिया। देव के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उसने सीधे अंदाज में जवाब दिया। जब मैं पहली बार इस शहर में आया था तो उसने बहुत सी चीज़ों में मेरी मदद की थी। काफ़ी मुश्किल समय में उसने मेरा साथ दिया, उसके मुझ पर बहुत एहसान है। इशिता खामोश हो गई। कुछ पलों तक वो अपनी उंगलियों से किताब के कोने को छूती रही। फिर अचानक बोली, तो क्या आप उससे शादी करेंगे? देव चौंक गया। क्या? या आपको वो पसंद है? इस बार उसकी आवाज़ पहले से भी धीमी थी। देव ने हैरानी से उसे देखा। तुम ऐसा सवाल क्यों पूछ रही हो? इशिता ने होंठ भींच लिए। कुछ पल वो कुछ बोल ना सकी, फिर अचानक उसकी आंखें नम हो गईं। आप मुझे तलाक तो नहीं देंगे ना? देव के चेहरे पर साफ हैरानी दिखी। इशिता, प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। उसकी आवाज़ टूट गई। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। देव एकदम सुन रह गया। इशिता शायद पहली बार अपने दिल की बात जुबान पर ला रही थी। मैं सौतन बर्दाश्त कर लूँगी, उसने रोते हुए कहा। मैं एक शब्द भी नहीं बोलूँगी। अगर आप किसी और से शादी करना चाहें तो कर लीजिएगा, लेकिन मुझे मत छोड़िएगा। उसकी आंखों से आंसू लगातार बहने लगे। मैंने बहुत मुसीबतें देखी हैं, बहुत दर्द झेला है, लेकिन जो सुकून मुझे इस एक महीने में मिला है, उसकी आवाज़ भर गई। वो मैं आपको बता नहीं सकती। देव कुछ पल उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, तुम पागल हो गई हो? इशिता ने आंसू पोंछे मगर खामोश रही। मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगा? देव ने गंभीरता से पूछा। क्योंकि, इशिता ने मुश्किल से कहा, बड़ी ताई जी हमेशा कहती थीं कि आप किसी और लड़की को पसंद करते हैं। आप शहर की पढ़ी लिखी लड़की से शादी करेंगे? देव के जबड़े सख्त हो गए। और अगर कर भी लूँ तो इसका मतलब ये कब से हो गया कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगा? इशिता ने बेबसी से उसकी तरफ देखा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसने रोते हुए कहा, बस मुझे मत छोड़ना। अगले ही पल वो किताब सीने से लगाए तेज़ी से वहाँ से उठी और लगभग भागती हुई अपने कमरे की तरफ चली गई। देव ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। वो खामोशी से बैठा उसकी जाती हुई पीठ को देखता रहा। पहली बार उसे एहसास हुआ था कि इस एक महीने में सिर्फ इशिता की ज़िंदगी नहीं बदली थी, शायद उसकी अपनी ज़िंदगी भी खामोशी से बदल चुकी थी। मगर वो शांत रहा। धीरे धीरे एक हफ्ता और गुजर गया। इस एक हफ्ते में इशिता और देव के बीच एक अजीब सी खामोशी बनी रही। उस दिन के बाद जब इशिता ने रोते हुए अपने दिल की बात कही थी, वो खुद भी उस बात को याद करके शर्मिंदा हो जाती थी। अब उनकी बात सिर्फ खाने की टेबल तक ही होती थी। वो नमस्ते करती, वो जवाब देता, फिर दोनों अपनी अपनी खामोशियों में खो जाते। उसी दोपहर इशिता ड्राइंग रूम में बैठी एक मुश्किल सवाल सोल्व करने की कोशिश कर रही थी। सामने किताबें खुली हुई थी और वो पूरे ध्यान से नोटबुक पर झुकी हुई थी। अचानक उसे एहसास हुआ कि कमरे में कोई है। उसने सर उठाया और अगले ही पल उसका हाथ अपने आप रुक गया। सामने चाची जी खड़ी थी, चेहरे पर ताने मारती मुस्कान और आंखों में वही पुरानी नफरत थी। उन्हें देखते ही इशिता तुरंत अपनी जगह से खड़ी हो गई। कुछ पल तक दोनों एक दूसरे को देखती रहीं। फिर सुमित्रा चाची ने गर्दन घुमाकर पूरे कमरे को देखा और ताना मारा। मुझे पहले ही यकीन था कि तुम्हारे गायब होने में देव का हाथ है। उनकी नज़रें इशिता के नए कपड़ों पर गईं, फिर उसके चेहरे पर। वाह, देखो तो ज़रा, पढ़ने लिखने वाली बन गई हो। उनके बोलने में जहर घुला हुआ था। रंग भी खिल गया है, कपड़े भी बदल गए हैं, चलने का ढंग भी बदल गया है। इशिता ने कुछ पल खामोशी से उन्हें देखा। पहले वाली इशिता होती तो शायद सर झुका लेती, मगर आज ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि देव मुझे तकलीफ़ नहीं देते, उसने शांत होकर कहा। सुमित्रा चाची के चेहरे के भाव बदल गए। और मैं तुम्हें तकलीफ़ देती थी? उन्होंने ताने के अंदाज में पूछा। इशिता ने बिना किसी हिचकिचाहट के सर हिलाया। जी।
ये एक शब्द इतना मजबूत था कि खुद सुमित्रा चाची कुछ पल खामोश रह गई। आप मुझे तकलीफ़ देती थीं, आप मुझे मारती थीं, मुझसे हद से ज़्यादा काम करवाती थीं। इशिता की आवाज़ शांत थी मगर उसमें बरसों का दर्द था। मुझे काम करने से कभी दिक्कत नहीं थी, मैं आज भी काम कर सकती हूँ। दिक्कत आपकी मार से थी, आपके तानों से थी। सुमित्रा चाची की आंखें सिकुड़ गईं। बहुत ज़ुबान चलने लगी है। इशिता की आंखों में आंसू तैर गए, मगर इस बार वो रोई नहीं। आपने मुझे जितना दर्द दिया है शायद ही किसी इंसान ने दिया हो, उसने धीरे से कहा। मैं कई रातें रोते हुए सोई हूँ, कई दिन भूखी रही हूँ, कई बार सोचा था कि शायद सच में मेरी कोई कीमत नहीं। उसने एक गहरा सांस लिया। मैं आपको कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। सुमित्रा चाची के होंठों पर एक ठंडी हंसी आ गई। तुमसे माफ़ी मांग कौन रहा है? वो नफ़रत से बोली। तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि मैं तुमसे माफ़ी मांगूं। वो कुछ कदम आगे बढ़ी। मैं तो सिर्फ तुम्हें तुम्हारी हैसियत याद दिलाने आई हूँ। मेरे बेटे के साथ रहकर ये मत समझना कि तुम आसमान पर पहुँच गई हो। उनकी आवाज़ तेज़ हो गई। तुम्हारी इतनी औकात भी नहीं कि तुम मेरे परिवार की बहू बन सको। इसकी इतनी औकात है। अचानक एक गंभीर मर्दाना आवाज़ कमरे में गूंजी। दोनों चौंक कर पलटी। दरवाजे के पास देव खड़ा था। उसका चेहरा आम तौर से कहीं ज़्यादा सख्त था। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। क्योंकि ये मेरी पत्नी है, उसने साफ शब्दों में कहा, और इस नाते से इसे किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। सुमित्रा चाची के चेहरे पर गुस्सा आ गया। तो मुझसे इस तरह बात कर रहे हो? जी, देव ने बिना डर के जवाब दिया। क्योंकि आपको चुप हो जाना चाहिए। वो इशिता के पास आकर खड़ा हो गया। आप यहाँ क्यों आई हैं? उसकी आवाज़ पहले से ज़्यादा सख्त थी। एक इंसान को अपनी जीती जागती लाश बना दिया था। अब भी सुकून नहीं आया कि यहाँ आकर इसे मेंटल टॉर्चर देना शुरू कर दिया। सुमित्रा चाची ने यकीन ना करते हुए उसे देखा। ऐसा क्या कर दिया मैंने तुम्हारे साथ कि तुम मुझसे इतनी नफ़रत करते हो? देव की आंखों में कड़वाहट आ गई। माँ बाप का काम सिर्फ बच्चों को पैदा करना नहीं होता, उसने धीरे मगर साफ अंदाज में कहा। उनका काम उनकी अच्छी परवरिश देना होता है। उन्हें ये एहसास दिलाना भी होता है कि वो ज़रूरी है, उनकी भी कोई वैल्यू है, वो अच्छे इंसान बन सकते हैं। उसने सर ना में हिलाया। लेकिन आपने कभी ऐसा नहीं किया। सुमित्रा चाची खामोश रह गईं। आपको सिर्फ पैसा चाहिए था, स्टेटस चाहिए था, लोगों की नज़रों में बड़ा दिखना था। देव की आवाज़ में बरसों की कड़वाहट थी। और इसी चक्कर में आपने अपनों को खो दिया। फिर उसने इशिता की तरफ इशारा किया। और जो कुछ आपने मेरी पत्नी के साथ किया है उसके लिए तो मैं ज़िंदगी भर आपको माफ़ नहीं कर पाऊँगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। सुमित्रा चाची ने एक नफ़रत भरी नज़र पहले इशिता पर डाली, फिर देव पर। उनके चेहरे पर हार और गुस्से का एक अजीब मिक्स दिख रहा था। कुछ पल बाद वो पलटी और तेज़ कदमों से कमरे से बाहर निकल गईं। उनके जाते ही कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। इशिता खामोश खड़ी थी, जबकि देव की नज़रें अभी तक दरवाजे पर टिकी थीं, जैसे बरसों से दिल में जमा कोई बोझ आखिरकार शब्दों के रूप में बाहर निकल आया हो। सुमित्रा चाची के जाने के बाद कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी। इशिता अभी तक वहीं खड़ी थी। उसका सर झुका हुआ था और आंसू लगातार उसकी पलकों से गिर रहे थे, मगर इस बार उसके आंसुओं की वजह ताने नहीं थे। बरसों से वो इन जहरीली बातों की आदी हो चुकी थी। आज उसे जिस चीज़ ने रुला दिया था वो एक शब्द था, मेरी पत्नी। देव ने सबके सामने उसे अपनी पत्नी कहा था, पहली बार, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना मना किए, बिना दूरी के। देव कुछ पल खामोशी से उसे देखता रहा, फिर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। उसके पास पहुंचकर उसने नरम दिली से उसके कंधे पर हाथ रखा। क्या हो गया लड़की? उसने हल्के लहजे में कहा। अब क्यों रो रही हो? इशिता ने जवाब नहीं दिया। उसके आंसू और तेज़ हो गए। देव ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, देखो, तुम्हारी खातिर मैं अपनी माँ से लड़ता हूँ और तुम हो कि रोना ही बंद नहीं कर रही। इशिता ने अचानक सर उठाया। आंसू से भीगी आंखों में डर साफ दिख रहा था। अब आप मुझे तलाक दे देंगे ना? देव का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। क्या? आप दूसरी शादी कर लेंगे ना? वो बिना रुके बोलती चली गई। लेकिन प्लीज़ मुझे तलाक मत दीजिएगा, भगवान के लिए मत दीजिएगा। उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कांप रही थी। मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। मैं अपनी पूरी दुनिया आप में ढूंढ बैठी हूँ। देव कुछ पलों तक उसे खामोशी से देखता रहा। फिर अगले ही पल उसने उसे अपने पास खींच लिया। इशिता हैरानी से सुन रह गई। देव ने पहली बार उसे अपने गले से लगाया था, अपनी बाहों का सहारा दिया था। पागल लड़की, उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें क्यों तलाक दूंगा?
इशिता की हिचकियाँ बंद गई थीं। मैं क्यों दूसरी शादी करूँगा जब भगवान ने मुझे इतनी सुंदर, सुशील और मासूम सी पत्नी दी है। इशिता ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। आंसू अब भी उसकी पलकों पर थे, मगर उनमें हैरानी मिक्स हो चुकी थी। आप क्या कह रहे हैं? देव के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। सच कह रहा हूँ, उसने नरमी से जवाब दिया। हाँ, एक वक्त था जब मुझे तुमसे प्यार नहीं था। इशिता का दिल धड़का, मगर वो खामोश रही। जब तुम घर पर थीं, मैं तुम्हें देखता था। मुझे लगता था कि तुम्हारे साथ अच्छा भेदभाव नहीं हो रहा, मगर मैं खुद भी अंदर से टूटा हुआ इंसान था। उसकी आवाज़ में बरसों की थकान थी। मैंने अपनी माँ को हमेशा पैसे के पीछे भागता देखा। प्यार, अपनापन, त्याग, ये सब मेरे लिए सिर्फ किताबी बातें थीं। उसने एक गहरा सांस लिया। मुझे लगने लगा था कि हर औरत एक जैसी होती है, इसीलिए मैं कभी तुम्हें इस नज़र से नहीं देखा। इशिता खामोशी से उसकी बात सुन रही थी। लेकिन फिर मैंने तुम्हारी ज़िंदगी देखी, तुम्हारा दर्द देखा, तुम्हारा सब्र देखा, उसने धीरे से कहा। और तब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि हम हर इंसान को एक ही तराजू में नहीं तोल सकते। हर व्यक्ति अपनी अलग लड़ाई लड़ रहा होता है। उसकी नज़रें इशिता के चेहरे पर टिक गईं। तुमने इतनी मुसीबतें देखने के बाद भी नफ़रत करना नहीं सीखा। तुमने जुल्म सहकर भी दूसरों के लिए अच्छा सोचना नहीं छोड़ा। उसकी आवाज़ नरम हो गई। और शायद यही वो पल था जब मुझे तुमसे प्यार हो गया। इशिता की आंखों से आंसू एक बार फिर बह निकले, मगर इस बार उन आंसुओं में दर्द नहीं था। मुझे माफ़ कर दो, देव ने धीरे से कहा। उस समय के लिए जब मुझे तुम्हारा सहारा बनना चाहिए था और मैं नहीं बन सका। उसने उसके सर पर हाथ फेरा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ना कभी तलाक दूंगा और ना कभी दूसरी शादी करूंगा। उसकी आवाज़ में एक ऐसा विश्वास था कि इशिता के दिल के सारे डर टूट कर बिखर गए, क्योंकि भगवान ने मुझे एक बहुत ही प्यारी पत्नी दी है और मैं अपनी इस नेमत की कदर करना चाहता हूँ। अगले ही पल इशिता उसके सीने से लग गई। बरसों का दर्द, अकेलापन और डर आंसुओं के रूप में बहने लगा। देव खामोशी से उसे अपनी बाहों में लिए खड़ा रहा। कभी कभी ज़िंदगी इंसान से बहुत कुछ छीन लेती है, मगर फिर एक दिन उसे वो सब लौटा देती है जिसकी उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। इशिता को पैसा नहीं चाहिए था, न बड़ा घर, न ऐशो आराम। उसे सिर्फ अपनापन चाहिए था। और आज पहली बार उसे महसूस हुआ था कि वो अकेली नहीं है। उसका एक घर है, एक जीवन साथी है और एक ऐसा रिश्ता है जो तरस से शुरू हुआ था मगर प्यार पर पूरा हुआ। और शायद यही प्यार का सबसे सुंदर रूप था।